सभी विद्यार्थी गणों को नमस्कार। हम आज सीटेट का टॉपिक नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें है टॉपिक का नाम कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, हमारे सीटेट के टॉपिक में सिर्फ एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जो नैतिक विकास के लिए बताया गया है, वो है कोहलबर्ग का। एक ऐसा सिद्धांत जो सीटेट के टॉपिक में नैतिक विकास को इंगित करे वो कोहलबर्ग के। तो ये बात हमेशा हमको ध्यान रखनी है, जब भी पेपर में सीटेट में अगर क्वेश्चन नैतिक विकास से संबंधित आता है, जिसमें भी सीडीपी में सिर्फ सीडीपी में अगर नैतिक विकास से संबंधित आता है, तो हमको आंसर किस पे रेस्पेक्टिव में देना है, कोहलबर्ग के रेस्पेक्टिव में देना है, ना कि किसी और के रेस्पेक्टिव में। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी, इस डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको क्या देना है, उसका आंसर देना है। उसमें लिखा भी होगा कि आप नैतिक विकास बच्चे का कोहलबर्ग के अनुसार बताएं। बाई चांस अगर लिखा भी नहीं आए तो हमको किस पे रेस्पेक्ट में देना है, कोहलबर्ग के रेस्पेक्ट में देना है। तो इस थ्योरी को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि इन्होंने क्या बताया, कि इन्होंने बताया कि बच्चों का नैतिक विकास तर्क समय के साथ कैसे विकसित होता है। कि नैतिक विकास क्या बताया है इन्होंने, ये जो हम जान रहे हैं कि क्या बताया, क्या बताया। तो क्या बताया है उसमें हम जान रहे हैं कि बच्चों का जो नैतिक विकास है, नैतिक विकास तर्क, बच्चा जब जब तर्क करता है और समय के साथ विकसित होता है, समय के साथ विकसित होता है। नैतिक विकास जो है बच्चे का, मोरल डेवलपमेंट जो है वह तर्क और समय के साथ, तर्क के साथ, दूसरा किसके साथ, समय के साथ क्या होता है, विकसित होता है। तो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि नैतिक विकास किस किस चीज़ों से विकसित होता है, कौन कौन से पहलू उसमें महत्वपूर्ण रहते हैं। पहला तर्क और दूसरा समय। देखिए, किसी नैतिक विकास के लिए एक उत्तरोत्तर समय होता है कि उसी समय उसको क्या किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, और उसके लिए उतना तर्क होना ज़्यादा आवश्यक है। तर्क जब आवश्यक जितना होगा, उसी के बाद क्या होगा, नैतिक विकास। अगला आता है कि नैतिक विकास के इन्होंने कितने स्तर बताए, 3 स्तर बताए हैं, और प्रत्येक स्तर को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में या 2 चरणों में बताया। तो टोटल कितने चरण हो गए, 6 चरण। पूछ रहा है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने चरण बताए, स्टेप्स बताए, तो हम लिख सकते हैं 6 चरण बताए हैं। प्रत्येक चरण को 2 भागों में बांटा है, और स्तर कितने बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले स्तर को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पहला स्तर आएगा वो आएगा पूर्व संवेगात्मक स्तर। कौन सा स्तर, पूर्व संवेगात्मक स्तर। पूर्व संवेगात्मक स्तर। देखो, इस स्तर को और नाम से भी बोलते हैं, रूढ़िवादी, ठीक है ना,
या फिर और नाम से भी जाना जाता है। हमको किस नाम से ध्यान रखना है? इंग्लिश के नाम से, क्योंकि इंग्लिश के नाम से ही हर जगह, क्योंकि सीटेट का पेपर भी आएगा तो उसमें इंग्लिश आएगी तो हमको इंग्लिश के नाम से, इंग्लिश में सिर्फ इसका एक ही नाम मिलेगा, प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल। अब इसका पहला जो चरण है, पहले इसके दोनों चरणों को जान लेते हैं कि दो चरण कौन कौन से हैं, फिर उनके बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला जो चरण है, इस स्तर का पहला चरण, तो पहले चरण का नाम है आज्ञाकारिता और दंड। आज्ञाकारिता और दंड। अब इसका इंग्लिश में ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ओबीडियंस और पनिशमेंट। दूसरा स्तर को जानेंगे तो दूसरा चरण क्या है? इस स्तर के दूसरा चरण क्या है? स्वार्थ उन्मुक्ता, स्वार्थ उन्मुक्ता, स्वार्थ उन्मुक्ता, स्वार्थ उन्मुक्ता। तो स्वार्थ उन्मुक्ता में, तो स्वार्थ उन्मुक्ता का इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। तो स्वार्थ उन्मुक्ता में क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। तो इसकी अगर एज रेंज भी जाने तो 3 वर्ष से कितने वर्ष तक है? 6 वर्ष तक। ये कितने वर्ष तक है? 6 से 9 वर्ष तक। 3 से 6, 6 से 9, ये हमको जाननी है। तो ये कितने वर्ष से? 3 वर्ष से 6 वर्ष तक और 6 वर्ष से 9 वर्ष तक जो बताई जाती है। और इसकी टोटल रेंज कितनी हो गई? 3 से 9 वर्ष तक। तो देखो, आज्ञाकारिता और दंड, बच्चा इसमें 3 से 6 वर्ष में आज्ञा का जो पालन करेगा, एक नैतिक आदर्श आएगा आज्ञा का पालन करना, कि बच्चे अपने माता पिता शिक्षकों की आज्ञा का पालन कर लें और अपने शिक्षकों, अपने शिक्षकों तथा माता पिता का आज्ञा का पालन कराने का सिर्फ एकमात्र तरीका है जो कोड बनाते हैं, वो बताते हैं पनिशमेंट, दंड। बच्चे दंड से बचने के लिए क्या करेगा? माता पिता तथा शिक्षकों या समाज की जो भी आज्ञाएं, उनका आज्ञा का पालन करेगा दंड से बचने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए। तो यहाँ सीधा सीधा मतलब है कि नैतिक विकास, आज्ञा का पालन कराना एक नैतिक मूल्यों में से एक मूल्य है कि बच्चे को आज्ञा का पालन कराया जाता है कि वह आज्ञा का पालन करे। हम उससे होमवर्क करने के लिए कहें तो वह होमवर्क कर ले, टीचर उससे बैठने के लिए तो बैठ जाए। वो प्यार से नहीं बैठेगा, वो कह रहे हैं, वो कैसे बैठेगा? दंड से बचने के लिए बैठेगा। किससे बचने के लिए बैठेगा? दंड से बचने के लिए बैठेगा। जैसे आप क्लास में रहते हैं, क्लास में आप ये मान के चलिए कि आप एक क्लास में एक शिक्षक बच्चे को पढ़ा रहा है। एक बच्चे को पढ़ाते समय देखा है कि वो बच्चा होमवर्क नहीं करके लाया और उसने उसको दंड दे दिया है कि वह क्या करेगा? 5 बार उसी होमवर्क को करेगा। अब एक बच्चा उसमें नहीं करके लाया था, दूसरा एक बच्चे ने तो नहीं करा तथा दूसरे बच्चे ने भी नहीं करा। अब एक को दंड मिल गया, दूसरे ने उसका क्या करा है? ऑब्जर्वेशन करा है, सिर्फ देखा है कि उसको दंड मिला है, परंतु दूसरा उस दिन नहीं करके लाया था। परंतु घर जाती क्या करता है? उस होमवर्क को भी करता है जो कल दिया था और जो आज दिया था उसको भी। किस लिए? दंड से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? दंड से बचने। तो टीचर की आज्ञा का पालन किस लिए करा गया है यहाँ पर? दंड से बचने के लिए। अगली अवस्था आती है 6 से 9 वर्ष तक, स्वार्थ उन्मुक्ता। बच्चा उसी नैतिक कार्य को करेगा, बच्चा उसी नैतिक कार्य को करेगा जिसमें उसको क्या मिल रहा हो? सेल्फ क्या मिल रहा हो? इंटरेस्ट ओरिएंटेशन मिल रहा हो, खुद को लाभ मिल रहा हो। जब तक खुद को लाभ नहीं मिलेगा, जब तक नहीं करेगा, वह किसी नैतिक कार्य को नहीं करेगा। दूसरे का काम जब ही करेगा जब उसका कोई काम करेगा। जैसे अपने दोस्त की मदद जब करेगा जब दोस्त उसकी मदद करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहाँ पर बच्चा उसी नैतिक कार्य को करता है जब उसको लाभ मिल रहा होता है। मम्मी अगर खिलौने दिलाएंगी
तो मैं क्या करूँगा, यह कार्य करूँगा। तो मम्मी के क्या दिलाएंगी, ये दिलाएंगे। मम्मी पापा को अच्छे कपड़े दिलाएंगे तो ये करूँगा। तो यहाँ पर नैतिक कार्य जो आता है बच्चे का किसके ऊपर आता है, स्वार्थ उन्मुखता के ऊपर आता है कि बच्चा अपने स्वार्थ के लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। अब इसके बाद हम अगली स्टेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आता है कि पारस्परिक लाभ। इस शब्द को जरूर ध्यान कर ले, जो स्वार्थ उन्मुखता वाले में है वहाँ है पारस्परिक लाभ। पारस्परिक लाभ की इच्छा, क्योंकि ये शब्द आ जाता है कई बार पेपर में कि पारस्परिक लाभ के लिए कौन सी स्टेज है, तो वो ये है स्वार्थ उन्मुखता वाली। इसमें 3 से 9 वर्ष वाली पूर्व संज्ञावाद स्तर, ठीक है ना। पारस्परिक लाभ के लिए करता है, मैं जब ही कार्य करूँगा जब मुझे लाभ मिलेगा, नहीं तो मैं कार्य को नहीं करूँगा। इसके बाद जो दूसरा स्तर आता है वो आता है संवेगात्मक स्तर। यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा स्तर आएगा वो कौन सा स्तर आएगा, संवेगात्मक स्तर। हमारे पास जो स्तर आएगा वो आएगा संवेगात्मक स्तर। संवेगात्मक स्तर। अब बताओ इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कन्वेंशनल लेवल। क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल लेवल। कौन सा लेवल बोलेंगे, कन्वेंशनल लेवल। कौन से स्तर आएगा, संवेगात्मक स्तर। कौन से लेवल बोला जाएगा इसको, कन्वेंशनल लेवल। इसका पहला चरण जो है, कौन सा चरण, पहला चरण। पहला चरण जो है उसका नाम है अंतर वैयक्तिक संबंध, अंतर्वैयक्तिक संबंध और सामाजिक स्वीकृति। अंतर्वैयक्तिक संबंध और सामाजिक स्वीकृति। देखो हिंदी में इसका नाम अलग हो गया, और इसको इंग्लिश में देखेंगे तो आराम से समझ में आएगा, जिसे कहा जाता है गुड बॉय एंड बैड बॉय, गुड बॉय गुड गर्ल। इसको इंग्लिश में उन्होंने ये दिया, परंतु हिंदी में एक शब्द ये जरूर आ जाता है जो पिछले सालों के पेपर में आया कि अंतर्वैयक्तिक संबंध और सामाजिक स्वीकृति, और इंग्लिश में ऊपर दे रखा था गुड बॉय और गुड गर्ल। इंग्लिश में जिसने क्वेश्चन ने पढ़ लिया वो समझ जाएगा, परंतु हिंदी में जिसने पढ़ लिया वो घूम जाएगा, यहाँ दिक्कत ये आ जाती। तो हिंदी में शब्द अलग अलग है, अंतर्वैयक्तिक संबंध और सामाजिक स्वीकृति। इसका दूसरे चरण को भी पहले एक बार लिख लेते हैं, दूसरा चरण क्या है, फिर दोनों को एक बार में समझ लेंगे। नियम और सामाजिक व्यवस्था, नियम और सामाजिक व्यवस्था। इसको इंग्लिश में किस नाम से जानेंगे, ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर। ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर, ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, अभी तक हमने सिर्फ 2 स्तर पढ़े, चरण पढ़े हैं इसके। पहले स्तर में हमने पढ़ लिया था, दूसरे स्तर अब हमने पढ़ लिया। दूसरे स्तर में हमने क्या पढ़ा है, अंतर्वैयक्तिक संबंध और सामाजिक स्वीकृति। और दूसरा चरण क्या पढ़ा है हमने, नियम और सामाजिक व्यवस्था। इसको बोला है हमने गुड बॉय और गुड गर्ल। इनकी एज रेंज पढ़ ले तो इसकी एज रेंज जो है यहाँ पर, इसकी एज रेंज आएगी यहाँ पर, इस वाले की एज रेंज आएगी 9 से 12, और इसकी एज रेंज क्या जाएगी 12 से 15 तक, और उसकी टोटल कितनी हो जाएगी 9 से 15 तक संवेगात्मक स्तर की। व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए, किनका पालन करता है, सामाजिक अपेक्षाओं का, सामाजिक अपेक्षाओं का, समाज की अपेक्षाएं हैं जो उससे। तो यहाँ पर जो शब्द है कि सामाजिक स्वीकृति, जो शब्द है कि समाज को जो स्वीकार्य है
उन अपेक्षाओं का पालन करते हुए, सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए, किनकी नज़रों में, दूसरों की नज़रों में, दूसरों की नज़रों में क्या बनना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है। इस समय नैतिक विकास होता है कि मैं अच्छा हूँ। वह यह नहीं देखेगा कि समाज में जो स्वीकार्य चीज़ें वो गलत हैं कि सही हैं। वह यह देखेगा कि जो सामाजिक स्वीकृतियाँ हैं समाज में, अच्छी चीज़ें जो स्वीकार हैं, जिनसे लगता है कि बहुत अच्छा बच्चा हो सकता है, कि बच्चा स्कूल में अच्छा व्यवहार करता है, पीछे से कैसे ही कर लेगा, स्कूल में अच्छा व्यवहार करता है ताकि शिक्षक और उसके सहयोगी उसे क्या करें, पसंद करें, ताकि उसके शिक्षक और उसके सहयोगी क्या करें, उसको पसंद करें कि ये तो बहुत अच्छा है। इसको करने के लिए वो करता है सामाजिक अपेक्षाओं को पालन करता है, सामाजिक अपेक्षाओं का। जरूरी नहीं है करे, करता है क्योंकि उसको चाहिए कि क्यों वो क्या बने, एक अच्छा बच्चा बने, ना कि बुरा बच्चा। ये किस अवस्था का बालक करेगा, 9 से 12 वर्ष तक की एज रेंज का बालक, कि मैं अच्छा हूँ, सामाजिक स्वीकृति का पालन करता है। आपने देखा होगा जो बच्चे 9 से 12 के होते हैं वो सभी टीचरों से क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये करते रहते हैं। परंतु जब बच्चा 12 साल से ऊपर हो जाता है, उनमें से कुछ ही बच्चे करते हैं जिनकी आदत होती है। परंतु 9 से 12 वर्ष के सारे बच्चे क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर से करेंगे, अच्छी तरह से बात करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करता है, किस लिए, नैतिक। तो ऐसे बच्चों में नैतिक विकास का होता है कि वे सामाजिक अपेक्षाओं का, सामाजिक स्वीकृतियों का पालन करने लग जाते हैं, कुछ बहुत सारे अच्छे व्यवहारों को सीख जाते हैं, बहुत सारे अच्छे मूल्यों को सीख जाते हैं। किस वजह से, कि वह क्या दिखे, दुनिया में अच्छे दिखाई दे। अगला आता है नियम और सामाजिक सामाजिक व्यवस्था, ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर। व्यक्ति समाज के नियमों और कानूनों का पालन करता है ताकि व्यवस्था बनी रहे। कि यहाँ पर व्यक्ति जब इन चीज़ों का विकास कर लेता है अच्छा बनने का, तो वो क्या करता है, नियमों का भी पालन करने लग जाता है। समाज में जो नियम है, जैसे ट्रैफिक लाइट के नियम, जिससे क्या बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे, नियमों का पालन करने लग जाता है जिससे क्या बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे। अब जो बच्चा 12 से 15 की एज में जाता है, जब बच्चा कहाँ जाता है, 12 से 15 की एज में चला जाता है, जैसे 6 से 8 वर्ष का बच्चा, यह बच्चा क्या होता है, 6 से 8वीं क्लास तक के बच्चे, यह बच्चा जो क्या होता है, क्लास बोल रहा था मैं, सॉरी, 6 से 8वीं क्लास तक के बच्चे, यह बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, नियमों का पालन करने लग जाते हैं। कुछ नियमों का जो है, स्कूल के नियम, बाहर के नियम, उन नियमों का पालन करने लग जाते हैं जिससे क्या बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि वो पहले अच्छे बालक की उन्मुखता लेकर घूम रहे थे, उसके बाद किस में आए, अब वो चाहते हैं कि व्यवस्था बनी रहे, हमारी वजह से व्यवस्था नहीं होए। जैसे ट्रैफिक लाइट का पालन करने लग जाएंगे, औरों से कहेंगे कि ट्रैफिक लाइट का पालन करें। जो भी समाज में उनको नियम पता है, उन नियमों का क्या करने लग जाते हैं, पालन। इसलिए उनके में क्या जोड़ दिया जाता है, पॉलिटी भी जोड़ दी जाती है, पढ़ाई जाती है, नियम पढ़ाए जाते हैं। ऐसी सिलेबस थोड़ी ना बनाया जाता है, ये सभी पहलुओं को ध्यान में रख के सिलेबस बनाया जाता है। अब हमने ये अवस्था भी पढ़ ली, अब आगे हम इसके लास्ट स्तर पर चलते हैं। कौन से स्तर पर चलते हैं, इसके लास्ट स्तर पर चलते हैं। अब बताइए वो क्या होगा, लास्ट स्तर होगा उत्तर संवेगात्मक अवस्था, उत्तर संवेगात्मक स्तर। पूर्व संवेगात्मक पढ़ लिया, अब लास्ट में जो तीसरा स्तर है क्या, उत्तर संवेगात्मक, उत्तर संवेगात्मक स्तर। अब इसको बोलेंगे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। क्या बोलेंगे, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और ये किससे अधिक होगी, 15 से अधिक इसकी एज रेंज होगी। अब इसमें भी कितने हैं, 2 स्तर है। कितने स्तर हैं, 2 चरण है। पहला चरण का नाम क्या है, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। इंग्लिश में नाम देखेंगे तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल
राइट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। ये हो गया सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। इसके बाद इसके जो दूसरे चरण का नाम है वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। क्या है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो हमने अब इस स्तर को अच्छी तरह से समझने का और प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार को। इनकी एज रेंज भी जान ले तो ये कितने से है, ये आ जाएगी आपके 15 से 18 वर्ष तक, और ये 18 से अधिक पड़ जाती है जब बच्चा मैच्योर हो जाता है। अब 15 से 18 वाली को पहले समझे। व्यक्ति यह समझता है कि नियम सामाजिक अनुबंधन पर आधारित होते हैं। कि व्यक्ति क्या समझता है कि नियम किस पर आधारित हैं? नियम है जो सामाजिक अनुबंधन पर आधारित है, लेकिन व्यक्तिगत अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। कि नियम किसके? समाज के अनुबंधन पर है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है सामाजिक अनुबंध। अगर हमको समाज में रहना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना है, सामाजिक अनुबंधन, तो हमको नियम को पालन करना पड़ेगा। परंतु हमारे क्या होते हैं? कुछ व्यक्तिगत अधिकार भी होते हैं, और हमारे व्यक्तिगत अधिकार की क्या होनी चाहिए? रक्षा होनी चाहिए। जैसे कोई सरकार अगर अन्यायपूर्ण कानून बनाती है तो उस अन्यायपूर्ण कानून का क्या करता है? वह विरोध करता है। अगर उसके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही होती है तो वो क्या करता है? अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करता है। तो वह मानता है कि व्यक्ति क्या मानता है इसमें? कि नियम, हम समझ लें कि व्यक्ति क्या मानता है इसमें? नियम जो है, नियम वो किस पर आधारित होते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर। ठीक है ना। परंतु व्यक्तिगत अधिकार, इंडिविजुअल राइट की क्या होनी चाहिए? रक्षा होनी चाहिए। इसका सीधा सा उदाहरण है, कोई अन्यायपूर्ण कानून बनाने पर, अन्यायपूर्ण कानून बनने पर, अन्यायपूर्ण कानून का क्या करना? विरोध करना। अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करना, इसका सीधा उदाहरण है कि अगर कोई अन्यायपूर्ण कानून बनता है तो वो मानता है कि ये सामाजिक अनुबंधन नियमों पर आधारित है, नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर समाज में हमको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, समाज में रहना है, अगर हमको समाज में वार्तालाप करना है, विचार विमर्श, तो हमको नियमों का पालन करना पड़ेगा। परंतु कुछ व्यक्तिगत रक्षा भी होती है, हमारे व्यक्तिगत अधिकार भी होते हैं, और उन व्यक्तिगत अधिकारों की हमको क्या करना चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। अगर कोई सरकार उसका अन्यायपूर्ण कानून बनाती है, जैसे अभी मान के चलिए भारत में अगर सरकार बना दे कि लड़कों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, अब ये नियम है कि सामाजिक अनुबंधन करना है तो ये मान के चले, परंतु वो अन्यायपूर्ण कानून का क्या करेगा? विरोध करेगा। आप देखते हैं कि काफ़ी जगह विरोध होता है अन्यायपूर्ण कानूनों का। आगे चलते हैं, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, तो यहाँ पर जो आता है कि नैतिक सिद्धांत जो हैं वह किस पर आधारित हो जाते हैं? यहाँ पर बच्चे के समानता पर आधारित हो जाते हैं। जब 18 साल से व्यक्ति अधिक हो जाता है, जब इन चीज़ों को जानता है, पहले तो व्यक्तिगत रक्षा करता था, वह ये मानता है कि नैतिक तर्क और न्याय, वह ये मानता है कि नैतिक तर्क और न्याय समानताओं के सिद्धांत पर आधारित होता है, भले इसका व्यक्तिगत हो और सामाजिक स्तर हो। अभी तक तो वह जानता था कि भाई सामाजिक अनुबंधन, अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हमको नियमों से चलना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर समाज में हमको रहना है तो हमको नियमों से नहीं, नियमों का उल्लंघन नहीं करना पड़ा। परंतु अन्यायपूर्ण कानून का हम विरोध कर सकते हैं। अगर हमारा व्यक्तिगत क्या हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, तो हम विरोध कर सकते हैं, बल्कि विरोध भी कैसे करेंगे? नियमों में करेंगे, नियमों को नहीं तोड़ेंगे। परंतु यहाँ पर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में चल जाता है कि अगर हमारे नैतिक समानता है, हमको सबको सभी को समान अधिकार है, अगर हमारा समान अधिकार हो रहा है, चाहे वह सामाजिक हो चाहे क्या हो,
व्यक्तिगत हो, अगर वह सामाजिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, कैसा भी हो, अगर नैतिक आधार हो तो सबका नैतिक अधिकार हो रहा है। तो नैतिक तर्क और न्याय समानता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। नैतिक तर्क और न्याय क्या होता है उसका बच्चे का? समानता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। भले इसका पालन क्या हो, व्यक्तिगत रूप से हो रहा हो, चाहे इसका पालन किस रूप से हो रहा हो, सामाजिक रूप से हो रहा हो। तो व्यक्तिगत यहाँ पर क्या कर रहा था, अन्यायपूर्ण कानून का विरोध कर रहा था, परंतु यहाँ पर नियमों में रहकर विरोध कर रहा था। अब यहाँ नियमों का पालन नहीं करेगा, वह अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करेगा और उस अन्यायपूर्ण कानून को क्या करेगा, तोड़ेगा, चाहे उसको क्या करना पड़ जाए, जेल जाना पड़ जाए। यहाँ विरोध तो कर रहा था पर उसको तोड़ नहीं रहा था। विरोध तो करता है कि ये विरोध है, ये अच्छा नहीं है, परंतु यहाँ करने लग क्या लग जाता है, उसको तोड़ने लग जाता है। तो यहाँ पर यह है कि वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स पर चलने लग जाता है कि सभी सर्वों में हम उनको तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर वह जो नियम बन रहे थे उन नियमों को क्या करने लग जाता है, तोड़ने लग जाता है। कि वह जानता है कि ट्रैफिक लाइट का प्रयोग वहाँ पर कर रहा था। अब यहाँ पर लेके चले कि ट्रैफिक लाइट का प्रयोग जो था ये वह कर रहा था, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट का प्रयोग है। अब कोई कह दिया जाए कि ट्रैफिक लाइट में सबसे पहले किसको निकलना दिया जाएगा, जो वीआईपी लोग हैं उनको निकलने दिया जाएगा ट्रैफिक लाइट में, ये नियम बना दिया जाए, तो उस नियम का विरोध तो करेगा परंतु ट्रैफिक लाइट क्या नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं। यहाँ पर क्या करेगा, उस नियम का विरोध भी करेगा और क्या करेगा, उस ट्रैफिक लाइट को तोड़ेगा, यहाँ हो जाएगा। तो ये इसको आप सीधा सीधे संदर्भ में समझ सकते हैं। अब इसका लास्ट जो है कि हम हड़का पढ़ रहे हैं, जिसमें बताएं कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव बताएं, आलोचनात्मक दृष्टिकोण में बताएं कि इस सिद्धांत की आलोचना क्या रही। तो इसमें हमने 6 पढ़ ली, 6 की 6 अवस्था, इसको आप ध्यान से याद कर लेना है। बहुत इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने का पूर्णतः संभावना होती है सीडीपी में, 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण पढ़ लेते हैं। आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या पढ़ लेते हैं, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। एक तो इसमें संस्कृति जो ली गई है, इस सिद्धांत में जो संस्कृति ली गई है, वह जिस सिद्धांत इस सिद्धांत को बनाई है कैसी संस्कृति है, पश्चिम वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग है और हमारे भारत के अकॉर्डिंग नहीं। एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण ये है और यह जो लिंग आधारित है, महिलाओं की इसमें क्या गई है, अपेक्षा की गई है कि महिलाओं का नैतिक विकास अलग होता है, क्योंकि महिलाएं क्या होती है, ज़्यादातर व्यक्तिगत होती है ना कि सामाजिक। तो लिंग आधारित किस पर रखा गया है, इसको पुरुष पर रखा गया है, ज़्यादातर महिलाओं पर नहीं रखा गया है। दूसरा, नैतिक विकास में भावनात्मक समझ का अभाव पाया गया है। नैतिक विकास के संबंध में भावनात्मक समझ का अभाव पाया गया है कि इसमें भावनात्मक समझ को नहीं जोड़ा गया है। तो ही इसके आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। एक तो भावनात्मक समझ का अभाव है इसमें, और किसका अभाव है, और किसका अभाव है, और किसका अभाव है, लिंग का अभाव है, पुरुष के आधार पर है, महिलाओं के आधार पर नहीं है। स्वीकृति किस चीज़ की है, पश्चिम की है, ठीक है। संस्कृति किसकी है, पश्चिमी है, भारत वाली नहीं है अपनी, एक चीज़। और इसमें जो भावनात्मक अभाव है किसका वो पाया गया, इसमें तर्क का पाया गया है। हर चीज़ में किस चीज़ को जोड़ा गया है, तर्क को जोड़ा गया है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। धन्यवाद, शुक्रिया।